आज हमारी फायर सेफ्टी, चलो शुक्र है वो आ गया। अब सारे मौजूद हैं क्लास में, सारे आ गए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट में एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी आप आए। और ये बेचारे खाने में बैठे हुए होटल में, आउट ऑफ सिटी है, वहाँ से जो है ना इन्होंने, बहुत शुक्रिया जी। आज आप लोगों की अटेंडेंस 100/100 रही और शुक्रिया। बाकी मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, सुन लीजिएगा। अगर कोई काम साथ में कर रहे हैं तो वो बेशक साथ में काम भी कर लें और साथ साथ क्लास को आगे सामने रख के ना स्क्रीन रोटेट करके आप सुन लें। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करने वाले हैं। पहली क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, यूट्यूब पर देख लें। अब दूसरी क्लास भी कुछ देर तक आ जाएगी इंशाल्लाह, बल्कि आ चुकी है। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें यूट्यूब पे हमारा ताज इंस्टीट्यूट HSC सर्च करें, तो अभी कौन कौन सी क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं। ये प्लेलिस्ट है इसमें, ये ज़रा देख लें आप लोग। ये वाली प्लेलिस्ट आप लोगों ने एक्सेस करनी है। क्लास नंबर 3, बल्कि फायर सेफ्टी की आ गई है, एक और क्लास भी आ गई 8 मिनट पहले अपलोड हो चुकी है। ठीक है, इसको ज़रा देख लें। प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों ने क्या कौन सी प्लेलिस्ट सर्च करनी है, एक्सेस करनी है तैयारी के लिए। आप लोगों ने जाना है प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर आपको मिलेगी किधर की प्लेलिस्ट। ओपन हो जाए भाई। चलो खैर, जब तक ये ओपन होता है तो हम आगे पढ़ लेते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 लास्ट क्लास है फायर सेफ्टी कोर्स की, और इसका हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 से। पीछे जितनी भी डिटेल में हमने बातें की ना, वही रिपीटेडली चीज़ें वापस बार बार आ रही होती हैं, थोड़ी सी डिटेल में आ रही होती है। तो यूनिट नंबर 6 हमारा है इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर, के इमरजेंसी बाहर खरूज के निकलने का, इमरजेंसी सूरतों में उसका क्या प्लान होगा, गेम प्लान क्या होगा, कैसे निकलना है, ग्रुप की सूरत में निकलना है, तो वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। पहले भी हमने पढ़ा था कि वो पूरा एक चार्ट बनता है, डिज़ाइन बनता है, नक्शा बनता है आपकी उस बिल्डिंग का, उसके अंदर तमाम रूट्स डिफाइन किए हुए होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप प्लान एंड डिज़ाइन इवैक्यूएशन रूट्स डिज़ाइन करेंगे, कंडक्ट रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स परफॉर्म करवाएंगे अपने स्टाफ से, और एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, और इम्प्लीमेंट पोस्ट इवैक्यूएशन प्रोसीजर। ठीक है, ये 4 चीज़ें। पहले में आता है प्लान एंड डिज़ाइन इवैक्यूएशन रूट्स एंड असेंबली पॉइंट्स। इसमें आपने वही चीज़ें हैं कि इवैक्यूएशन रूट्स जो है ना, बाहर जो निकलने का जो रास्ता है वो पूरा डिज़ाइन करना है। डिज़ाइनिंग के अंदर जो जो चीज़ें आपने खातिर में लानी है वो कौन कौन सी हैं, जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, वो आपकी है यहाँ पर क्लियर पाथ। इंश्योर करानी है कि सारे रास्ते आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन रास्तों में फिर इमरजेंसी की सूरतों में काम चल रहा हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो सारे के सारे रास्ते आपके क्लियर होने चाहिए। फिर साथ साथ मल्टीपल रूट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही रूट हो और उसके ऊपर रश पड़ जाए, तो आपके मल्टीपल रूट्स होने चाहिए। जिस तरह लिखा हुआ है, प्रोवाइड मल्टीपल इवैक्यूएशन रूट्स टू अवॉइड कंजेशन एंड इंश्योर अल्टरनेटिव पाथ। अल्टरनेटिव पाथ्स आपने इंश्योर कराना है कि आपने रखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे जाएं बढ़ें तो एसेसिबिलिटी लिखी हुई है कि डिजाइन रूट्स दैट आर एसेसिबल टू एवरीवन। ऐसे रूट्स होने चाहिए जो कि हर एक के पहुंच में हो। ऐसे ना हो कि कुछ ऊपर नीचे आप स्टीफ पास बना लें, स्लिपरी बना लें कि उसमें जवान जान जो है वो निकल जाए और पीछे जो एल्डर हजरात है वो फंसे रहे। फायर डोर्स आपने डिजाइन करनी है। यूज फायर रेटेड डोर्स दैट कैन कंटेन द स्प्रेड ऑफ फायर एंड स्मोक, इंश्योरिंग एंड द सेफ पैसेज फॉर ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, इसके साथ साथ सीनेज एंड लाइटिंग का ख्याल रखना है। एग्जिट साइन लगाने हैं आपने कि इंस्टॉल इल्यूमिनेटेड एग्जिट साइन होने चाहिए प्रॉपर, कि ये रास्ता किस तरफ जाता है, उसके जितने भी साइन होते हैं ना वो आपने उसको रखना है। और नीचे जाएं तो इमरजेंसी लाइटिंग होनी चाहिए। कल भी बात हुई थी कि आपने स्मोक की वजह से जितनी भी लाइटिंग्स वगैरह है रास्ते सही से क्लियर नज़र नहीं आते और कुछ धुआं, तो उस हवाले से जो इमरजेंसी लाइटिंग का आपने इंतज़ाम करना है।
ठीक है। मैपिंग एंड कम्युनिकेशन, वही चीज़ इवैक्यूएशन का पूरा मैप डिज़ाइन करना है, फ्लो चार्ट, जिसमें डिस्प्ले इवैक्यूएशन मैप होना चाहिए प्रोमिनेंटली थ्रू आउट द बिल्डिंग, तमाम बिल्डिंग्स के हर फ्लोर के ऊपर। कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है, यूज़ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आपने अलार्म सिस्टम, कम्युनिकेशन टूल्स टू गाइड ऑक्यूपेंट्स ड्यूरिंग द एवैक्यूएशन। ठीक है, तो ये सारे का सारा भाई प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एवैक्यूएशन रूट्स के अंदर सारी सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर लास्ट में असेंबली पॉइंट, कि ये सारी चीज़ें तो डिज़ाइन हो गई, सारे आ रहे हैं, तो एक कोई ऐसा, जब सब भागेंगे तो किस तरफ भागेंगे, कोई ऐसा है कोई असेंबली पॉइंट होना चाहिए ना, कि जहाँ पर सब इकट्ठे जमा हो और वहाँ से जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक असेंबली पॉइंट, एक लोकेशन, और उसको डिज़ाइन करना हो सेफ डिस्टेंस, मतलब चूज असेंबली पॉइंट लोकेटेड एट अ सेफ डिस्टेंस, के महफूज मुकाम के ऊपर ऐसा कोई आपने असेंबली पॉइंट ढूंढना है, तलाश करना है जो कि सेफ हो रहे के लिए। ठीक है, और वो अवे फ्रॉम पोटेंशियल हैजर्ड, ऐसी जगह हो कि वहाँ पर हैजर्ड और ख़तरात और इन चीज़ों का आपको खदशा महसूस ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। फिर वही एसेसिबिलिटी, इंश्योर असेंबली पॉइंट जो कि एसेसिबल हो आर तमाम लोगों के लिए। ठीक है, तमाम के लिए एसेसिबल हो। ठीक हो क्या? और फिर कैपेसिटी, मेक श्योर द असेंबली पॉइंट कैन अकोमोडेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम द बिल्डिंग, ऐसी जगह हो जो तंग ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ लोग उसमें आए और कुछ लोग जो है ना उसमें फंसे रहे। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए जगह ना हो जो नए आने वाले लोग हैं। कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर जो साइनेज एंड कम्युनिकेशन का जो सीन है वो ये है कि आपके जो साइन वगैरह बोर्ड वगैरह लगाएंगे वो यूज क्लियर होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, और डेजिग्नेट असेंबली पॉइंट, और किस तरफ इशारा कर रहे हो आपके तमाम साइन, असेंबली पॉइंट की तरफ, ऐसा ना हो कि वो किसी और रूट की तरफ आपको ले जाए। कम्युनिकेशन प्लान, वही चीज़ें दोबारा आ गई। और फिर दूसरी चीज़ है कंडक्ट रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स, रोजाना के हिसाब से। ये देखें ये सारे लोग भाग रहे हैं, मगर भागना कैसे है, किस किन किन बड़े स्टेप्स लेने हैं, छोटे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, साथ में पानी की बोतल लेनी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब भाग रहे होंगे तो उससे पहले आपने फ्रिक्वेंसी लेवल के ऊपर उनकी रोजाना के हिसाब से उनकी मशकें करवानी है, ड्रिल्स करवानी है, मतलब रेगुलर ड्रिल्स। कंडक्ट इवैक्यूएशन ड्रिल्स एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर टू इंश्योर ऑल ऑक्यूपेंट्स आर फेमिलियर विद द प्रोसीजर, ताकि आप वो जितने भी प्रोसीजर्स हैं भागने के, उनसे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम फेमिलियर हो। फिर वेरिएड सिनेरियोज, यूज डिफरेंट सिनेरियोज टू टेस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इक्वेशन प्लान, आपने वो वही सिमुलेटेड सिनेरियोज बनाने हैं, फेक डमी के कोई सीन क्रिएट करते हैं, सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू जो है ना आपको पता चल सके कि यार भागना कैसे। तो एक सिनेरियो सा क्रिएट किया जाता है और उसमें फिर वो सारे के सारे लोग जो है ना वो भाग रहे होते हैं। फिर ट्रेनिंग, वही पार्टिसिपेशन के आपने ट्रेनिंग करवानी और लोगों की पार्टिसिपेशन करवानी है अपने वर्कर्स की। मैंडेटरी पार्टिसिपेशंस, मतलब ऐसी पार्टिसिपेशन जिसमें तमाम ने मैंडेटरी शामिल होना है। इंश्योर दैट ऑल ऑक्यूपेंट्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स पार्टिसिपेट इन इवैक्यूएशन ड्रिल्स। ट्रेनिंग सेशन कब कब होनी चाहिए, ठीक है, ये इसमें सारा बताया गया। फिर इवेलुएशन एंड फीडबैक के ट्रेनिंग के बाद, ड्रिल्स के बाद आपने उनसे प्रॉपर फीडबैक फॉर्म फिल करवाने, फीडबैक लेने। फीडबैक से क्या होगा कि उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आ जाएगी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, उनके क्या क्या ख्यालात हैं, तासुरात हैं। हैव ट्रेन ऑब्जर्वर्स मॉनिटर्स द ड्रिल, आपने ऊपर इंस्पेक्टर्स, जजेस बिठाने हैं कि वो तमाम ड्रिल इन चीज़ों को जो है ना वो जज कर रहे हो। ठीक है जी। और डीब्रीफिंग, कंडक्ट डीब्रीफिंग सेशंस आफ्टर, मतलब एक दफ़ा ब्रीफिंग हो जाए और उसके बाद जो जो ब्रीफ देने वालों को दोबारा के जो ब्रीफ देने वाले ट्रेनर्स होते हैं उनकी भी जो ट्रेनिंग होती है उसको डीब्रीफिंग कहते हैं। ठीक है, वो आपने गैदर करने हैं फीडबैक फॉर्म के थ्रू। इम्प्रूवमेंट्स करानी है, जहाँ जहाँ फीडबैक फॉर्म में लोगों के मशवरे होंगे ना, तो वो उससे फिर क्या होंगी आपकी उस मशकों में, ड्रिल्स में, ट्रेनिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पे आता है एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल। ठीक है, आपने एड्रेस करना है वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को, आइडेंटिफाई वल्नरेबल इंडिविजुअल्स कौन कौन से। वही हमने कहा था कि जो डिसेबल पर्सनस हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो कि विजुअल्स इम्पेयरमेंट्स हैं, जिनको सुनने में मसला स्मात और बीनाई के इश्यूज हैं, तो वो हमारे वल्नरेबल इंडिविजुअल्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है।
पर्सनलाइज्ड प्लान्स, मतलब डेवलप अ पर्सनलाइज्ड इवैक्यूएशन प्लान फॉर दीज इंडिविजुअल, इनके लिए फिर खुसूसी आपने कोई प्लानिंग करनी है, स्पेशल इनको कैटेगरी में रखना है। फिर असिस्टेंस एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, बड़ी सिस्टम आपने इनके साथ वो जो एक होता है ना हेल्पर, वो ऐड करना है। बड़ी सिस्टम का मतलब ये होता है। इवैक्यूएशन चेयर्स, अगर ज़्यादा कुछ जिनको चलने फिरने मसला है तो उनके लिए फिर चेयर्स का बंदोबस्त किया जाए। कम्युनिकेशन टूल्स, यूज विजुअल अलार्म्स, वाइब्रेटिंग पेजर्स एंड अदर असिस्टिव डिवाइसेस टू इंश्योर दीज डेड इंडिविजुअल विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब वो लोग जिनको स्मार्ट का इश्यूज है उनके लिए फिर अलग से जो है ना आपने स्पेशल किस्म के डिवाइसेस जो कि उनको असिस्ट करेंगे सुनने में, वो तैयार करनी है। ठीक है, और ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स के अंदर आपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनको देनी है, स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, और इंक्लूसिव ड्रिल्स इनके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो हमारा स्टेप आ रहा है, इम्प्लीमेंट पोस्ट इवैक्यूएशन प्रोसीजर। ये प्री इवैक्यूएशन और पोस्ट इवैक्यूएशन के खरूज के बाद के जो प्रोसीजर है वो अकाउंटिंग फॉर पर्सनल्स के हेड काउंट्स, कंडक्ट हेड काउंट्स एट असेंबली पॉइंट टू इंश्योर दैट ऑल ऑक्यूपेंट्स हैव इवैक्यूएटेड सेफली। जब आप भाग चुके हैं और भागने के बाद जब आप एक जगह जमा हो जाएंगे तो वहां पर आपने हेड काउंट्स करने हैं, कि हेड काउंट मतलब उनके सर गिनने हैं ऐसे, जिससे तमाम के तमाम पहुंच चुके हैं नहीं पहुंच चुके। ठीक है, यूज अ रोस्टर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू काउंट फॉर एवरीवन, ऐसा कोई सिस्टम आपने बनाना है जिसमें ऐसे सेंसर्स लगाने, सिस्टम इंस्टॉल करना है जो आपके तमाम वर्कर्स को काउंट करके बताएं कि ये सारे पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके हैं। ऐसे कोई सिस्टम आपने क्रिएट करना है IoT बेस्ड। ठीक है, और इन चीज़ों की समझ आ गई। फिर इसी तरह मिसिंग पर्सन्स को आपने इस्टेब्लिश करना है कि यार कोई मिस तो नहीं हुआ, डेजिग्नेट ट्रेन पर्सनल टू कोऑर्डिनेट दिस एफर्ट विद इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थ्योरेटिकल वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि मतलब एक पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक हो गया, वो आपको इंश्योर कराएगा कि यार कि भागना कैसे है और काम कैसे करना है, ट्रेनिंग ड्रिल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बताई जा रही होंगी। ठीक है, फिर आपने इसके बाद कोऑर्डिनेशन विद इमरजेंसी सर्विस के हालात में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, प्रोवाइड इमरजेंसी सर्विसेज, जिस हमने कल भी बात की थी। आपने बाहर के इंडिविजुअल्स बुलाने हैं, इमरजेंसी नंबर्स रखने हैं, उनसे रब्ता करना है। liaison officers, designate liaison officers to communicate with the emergency responders, providing them with the necessary information and facilitating their efforts। ठीक है, तो आपने बाहर का एक पर्सनल जो है ना गार्ड रखना है जो बाकी इन जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज वाले होंगे उनके साथ राब्ते में रहेंगे। ठीक है, पोस्ट एवैक्यूएशन सपोर्ट रहेगी, फर्स्ट एड मतलब शेल्टर, सप्लाईज, खाने पीने का, कम्युनिकेशन का, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डिटेल में लिखी हुई है। तो आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे तो इसमें आपने ये तमाम चीज़ें जो है ना इसको यहाँ से सुन भी लेना और यहाँ से इनके ये नोट्स पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, और आखिर में रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट, पोस्ट इंसिडेंट रिव्यूज में कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू आफ्टर एनी इवैक्यूएशन और ड्रिल टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इवैक्यूएशन प्रोसीजर। फिर लेसन्स लर्न, जो आपने इससे सबक हासिल किया वो क्या हासिल किया, ये सारी चीज़ें आपको ये नीचे ठीक है बता रहा होगा। ठीक हो गया जी। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आपको जैसे पता है कि हर चीज़ में ना बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो आपने इसी तरह रेगुलरली रिव्यू एंड इम्प्रूव द इवैक्यूएशन प्लान एंड प्रोसीजर्स, incorporating feedback from the drill, actual incidents, change in building layout और occupancy। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी साथ साथ आगे। और आखिर में यहाँ पर आ रहा है कि बी केयरफुली प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इवैक्यूएशन रूट्स एंड असेंबली पॉइंट्स, कंडक्टिंग रेगुलर ड्रिल्स, addressing the need of vulnerable individuals, implementing comprehensive post evacuation procedures, or organization can ensure a safe and orderly evacuation during fire emergencies, minimizing risk to life and property। इन तमाम जितनी भी चीज़ें प्लानिंग से लेकर नीचे इम्प्रूवमेंट्स तक तमाम चीज़ें आपने बी केयरफुली करनी है। ठीक है जी, ये हमारा यूनिट नंबर 6 खत्म हुआ जिसमें इवैक्यूएशन प्रोसीजर प्लान था सारा। ठीक है, अब इसके आगे हमारा जो आ रहा है सारे मौजूद हैं हमारा। इसके बाद यूनिट नंबर 7 में जो फायर सेफ्टी के अंदर अभी डिटेल में जो हमारा चैप्टर अभी आया है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड सिस्टम।
वही जो फायर एक्सटिंग्विशर सेपरेशन, उसको हम ज़रा डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसमें सबसे पहले आ रहा है कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर अप्रोप्रिएट यूजेस। ठीक है, तो उसको अब सबसे पहले आ रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फायर। फायर एक्सटिंग्विशर के भी ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिस तरह क्लास ए फायर होती है, क्लास बी फायर होती है, क्लास सी फायर होती है, क्लास डी फायर होती है, क्लास के फायर होती है। ठीक है, ये 5 किस्म के फायर्स हैं। क्लास ए फायर जिसमें ऑर्डनरी कंबस्टिबल चीज़ें होती हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर कप कप क्लास ए फायर कौन सी फायर होती है? ऐसी फायर इफेक्टिव अगेंस्ट फायर इन्वॉल्विंग ऑर्डनरी कंबस्टिबल मटेरियल सच एज वुड से जो बनती है, जो फायर बनती है पेपर से, क्लॉथ से, प्लास्टिक से। ठीक है, तो उसमें वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर काम करते हैं बाय कूलिंग द बर्निंग मटेरियल एंड रिड्यूसिंग द फ्लेम। तो इस तरह की फायर जो वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक से हो, उसको क्लास ए फायर कहते हैं और वहाँ पर वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर्स काम आते हैं। क्लास बी फायर जो कि लिक्विड और गैसेस से जो बनती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पाउडर शाउडर ये सारी चीज़ें केमिकल टाइप यूज़ होती हैं, और वहाँ पर जो एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा ड्राई केमिकल वाले, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर स्मूथर द फायर बाय इंटरप्टिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड, पाउडर नुमा लिक्विड और गैसेस से जो आपकी आग भड़केगी, तो उसको बुझाने के लिए हमारे पास कौन से एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होंगे? ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। क्लास सी फायर जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से बनती है, इलेक्ट्रिकल शॉक से जो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है, तो उसमें हमारे पास जो है ना कौन कौन से टिपिकली कंटेन नॉन कंडक्टिव एजेंट्स सच एज ड्राई केमिकल और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो उसमें डिजाइन फॉर फायर इन्वॉल्विंग द इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज वायरिंग से, फ्यूज बॉक्सेस से, मोटर्स से, एप्लायंसेस से, नॉन कंडक्टिव एजेंट्स हेल्प प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक्स टू द यूजर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये एबीसी पाउडर है, कोई भी पाउडर हो सकता है, एबीसी नाम इन्होंने यहाँ पर दिया। फिर हमारे पास कंबस्टिबल मेटल्स आते हैं, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये कौन सी आग होती है? जो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स के अंदर होती है, मतलब मेटल वर्किंग शॉप्स के अंदर, केमिकल प्लांट के अंदर, लेबॉर्ट्रीज के अंदर। वहाँ पर जो these extinguishers work by forming a crust over a metal preventing access to oxygen। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स के किचन। फिर हमारे पास क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर्स उसमें कौन से फायर्स होती है? किचन वाले फायर, किचन में भड़कने वाली आग, कुकिंग ऑयल से या फैट से, चर्बी से, इस तरह चीज़ें जो होती है। ठीक है, डीप फ्रायर से। तो ये वो सारे के सारे वो आग है या उसके लिए क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है। तो ये आपने नाम याद रखना। सेलेक्टिंग द राइट एक्सटिंग्विशर, इसमें आपने याद रखना है कि तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर ना लेबलिंग होती है। क्या होती है? लेबलिंग होती है, ए बी सी डी ई एफ, और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक्सटिंग्विशर इस आग के लिए, क्लास ए फायर के लिए, क्लास बी फायर के लिए, सी या डी या के लिए। It is essential to choose the correct extinguisher type based on the specific fire hazard present। ठीक है, लोकेशन आपने सारी चीज़ें सेट करनी है, लेबलिंग और लोकेशन। प्लेस्ड एक्सटिंग्विशर इन इजीली एक्सेसिबल लोकेशन, मतलब आपने एक्सटिंग्विशर वहां पर प्लेस करने हैं कि वहां से फिर आप लोगों को उठाना आसान हो। ठीक है जी, चलो मैं ये इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि आपने अपने एक्सटिंग्विशर्स कहाँ कहाँ सेट करने हैं। अच्छा, आगे जाएं तो हमारे पास आते हैं यूजेस में कि बेसिक फायर फाइटिंग टेक्निक्स और प्रोसीजर क्या है फॉर यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर इफेक्टिवली। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं PASS टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं। देखें यहाँ पर एक नक्शे में भी आपको नजर आ रहा होगा, पुल मतलब वो जो पिन है उसको पुल करें, ऊपर की तरफ करें ताकि वो फिर चले आपका एक्सटिंग्विशर। पुल मतलब उस पिन को खींचना। एम मतलब आपका जो वो उसका नोजल है
फायर एक्सटिंग्विशर का उसका जो होज है वो आपका एम क्या होना चाहिए कि उसकी जो डायरेक्शन है आपके उस नोज़ल की फायर एक्सटिंग्विशर की, उसकी पॉइंट होनी चाहिए बिल्कुल जहाँ से आग भड़क रही है ना उसकी तरफ, ठीक है। ऐसा कि आप ऊपर ऊपर से आग बुझा रहे हैं, बुनियाद को आपने पकड़ना है और साथ साथ आपने क्या करना है, स्क्वीज करते रहना है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है स्क्वीज द लीवर, ये ऊपर जो एक आपको ऊपर और नीचे ये लीवर्स नज़र आ रहे हैं, इसको नीचे ऊपर आपने स्क्वीज करना है ताकि उसकी आप जो कैपेसिटी है पाउडर जो निकल रहे हैं उसको आप बरकरार रख सकें। और स्वीप साइड टू साइड, इसका स्वीप का क्या मतलब है कि आपने जो नोजल की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक जगह पर नहीं पकड़नी है, आपने उसको ऐसे मूव करते रहना है। तो ये एक टेक्निक है, इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, PASS टेक्निक के बारे में कुछ बताएं। तो पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, तो ये बेसिक फायर फाइटिंग टेक्निक है, आप उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो प्रोसीजर्स में यही आ रहा है कि assess the situation before attempting to use an extinguisher, evaluate whether it is safe to do so, assess the size and location of the fire, और ये मतलब वही चीज़ है कि आपने सिचुएशन को पहले पॉइंट आउट करना है कि आया मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। फिर आता है एक्टिवेट अलार्म, इसको इस्तेमाल करने से पहले फिर आपने अलार्म्स को जो है ना एक्टिवेट कर लेना ताकि सबके काम जो है ना बच जाए। और कम्युनिकेट, इमरजेंसी सर्विस को भी जो है ना आपने उसको एक अपनी कम्युनिकेशन पहुंचा देनी है, उनको भी नोटिफाई करना है कि यार यहाँ पर फायर लोकेशन पर पहुंचे, ठीक है। इवैक्यूएट इफ नेसेसरी, और जब तक आप आग बुझा रहे हैं बाकियों से आप कह दें कि आप यहाँ से निकले सारे, इवैक्यूएशन प्रोसीजर आपने अपनाना है, ठीक हो गया। और थर्ड नंबर पर आ रहा है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोमेटिक फायर सेपरेशन सिस्टम, मतलब आपने ऑटोमेटिक फायर सेपरेशन सिस्टम बनाना है ऐसे कि वो आग बुझाने का काम दे सके। मतलब स्प्रिंकलर हेड्स आर ट्रिगर्ड बाय हीट, टिपिकली वन टेम्परेचर रीड टू, आग की वजह से अगर टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो वो आपका जो है ना यहाँ से दोबारा ऑन हो जाए सारे के सारे स्प्रिंकलर्स। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर और स्पेशलाइज्ड फायर सप्रेसिंग केमिकल्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली ऑन टू द फायर, कि आपने वो सारी की सारी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन और फायर एक्सटिंग्विशर की डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेशन सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और effectiveness quickly suppresses the fire by cooling the flames, reducing the heat, preventing its spread to other areas, ठीक है। और आगे साथ में थर्ड नंबर पे आते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोमेटिक फायर सेपरेशन सिस्टम। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पर के रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, किन किन जगहों की इंस्पेक्ट, स्प्रिंकलर हेड्स, पाइप्स, कंट्रोल वॉल्व्स, और इन तमाम की क्वार्टरली होनी चाहिए, एनुअली होनी चाहिए, ठीक है। और टेस्टिंग भी होनी चाहिए इंस्पेक्शन के साथ साथ के कंडक्ट एनुअल टेस्ट टू इंश्योर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑपरेट आर डिजाइन ड्यूरिंग अ फायर इमरजेंसी, ठीक है। और मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी साथ साथ रखना है आपने। ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपको रिलायबिलिटी होगी, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स इट इन रिस्पॉन्स टू फायर, ठीक है। रिलायबिलिटी कहते हैं कि आपको एतमाद होगा। इफेक्टिवनेस, प्रोवाइड रैपिड फायर सेपरेशन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डैमेज, कि हम इन ऑपरेशंस का और इंस्पेक्शन का ये फ़ायदा होगा कि आपका कम से कम नुकसान हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें पहले से तैयार हो, रेडी टू यूज़ हो। और कंप्लेंस मतलब ऑफन मैंडेटेड बाय द बिल्डिंग कोड, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन ऑक्यूपेंसीज एंड हैजर्ड्स। चौथे नंबर पे आते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एंड डेवलपिंग डिप्लॉइंग इमरजेंसी रिस्पांस टीम इफेक्टिवली इन फायर फाइटिंग सिनेरियोज। कोऑर्डिनेशन में आपने टीम कंपोजिशन करनी है कि इस्टेब्लिश इमरजेंसी रिस्पांस टीम कंप्राइजिंग ट्रेंड पर्सनल विद डेजिग्नेटेड रोल्स एंड डिस्पोज। वही चीज़ है कि आपने पूरी वो जैसे हमने कल बात की थी ना, टीमें बनानी है, टीम है टीम भी उन हर एक उनके ऊपर फिर इस तरह से डेजिग्नेटर्स रखने हैं जो उनको अब हर एक की अपनी ड्यूटी पता हो, फायर वार्डन्स और ये सारे, ठीक है। रोल्स वो वही कि तमाम को अपने अपने रोल्स का पता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता हो कि फायर वार्डन ने क्या करना है, टीम लीड ने क्या करना है, फायर मैनेजर ने काम करना है, और फायर एक्सटिंग्विशर के ऑपरेटर्स कौन होंगे, पानी लाने वाले कौन होंगे, ये सारी चीज़ें। ट्रेनिंग और इन तमाम चीज़ों को भी समझाने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, फायर फाइटिंग टेक्निक समझानी है, इवैक्यूएशन प्रोसीजर समझाने हैं, इमरजेंसी कम्युनिकेशन कैसे करनी है वो समझाना है, और द यूज़ ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये चीज़ें समझानी है, ठीक हो जी। डिप्लॉयमेंट कहते हैं किसी चीज़ को
करना, अमल में लाना। Communication, establish clear communication channels and protocols for the team members to coordinate their action effectively during an emergency। ठीक है, बार बार वही बात है। और command structure, implement a clear chain of commands to ensure decisions are made promptly and action are coordinated without confusion। ठीक है। और resource allocation, जितनी भी वो पानी, फायर फाइटिंग, स्प्रिंकलर, अलार्म सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है ना, इवैक्यूएशन मैप्स के थ्रू उनकी एलोकेशन करनी है कि कौन सी चीज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ रखने हैं, बकेट्स कहाँ रखने हैं, सैंड कहाँ रखने हैं, ये सारी चीज़ें, और अलार्म्स कहाँ सेट करने हैं। ठीक है। और प्रैक्टिस एंड ड्रिल, और इनके ऊपर जो है ना आपने प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग करवानी है। फिर हमारे पास यहाँ पर फिर वही चीज़ दोबारा आगे की, ये करने के बाद भी आपने इनकी प्रॉपर इवेलुएशन और फीडबैक फॉर्म इनसे ड्रिलिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद फिलअप करना है। अच्छा, हमारे पास इस यूनिट नंबर 7 के अंदर क्या क्या यहाँ पर आ रहा है कि बाय अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स एंड यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि हम इस चैप्टर के एंड पर हम ये समझ चुके होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर की कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स के फायर हैं, तो हर फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर अलग है। इंश्योरिंग द ऑपरेशन मेंटेनेंस रिकॉर्ड आपने रखना है, ट्रेनिंग्स देनी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को तैयार रखना है, कम्युनिकेशन चैनल्स आपने सही रखने हैं, और इनसे ऊपर जो है ना आपने हर चीज़ को इंश्योर कराना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 7 ख़त्म, और यूनिट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल फायर सेफ्टी एक्सरसाइजेज है इसके अंदर कुछ। ठीक है। यहाँ पर हम थ्योरेटिकल पार्टिसिपेट इन सिमुलेटेड फायर सिनेरियोज, कल भी बताया था कि आपने इस तरह से आर्टिफिशियल फायर सिनेरियोज बनाई जाएंगी और उनके अंदर आपने पार्टिसिपेशन करनी है। इसमें वो सारी प्रैक्टिकल फायर सेफ्टी एक्सरसाइजेज, मतलब सारी की सारी ट्रेनिंग इसके अंदर, ये चैप्टर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इंगेज इन रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज, कंडक्ट डीब्रीफिंग सेशंस, एनालाइज केस स्टडीज इन ऑफ रियल लाइफ फायर इंसिडेंट्स। ठीक है। अब इसमें पार्टिसिपेट इन सिमुलेटेड फायर सिनेरियोज, मतलब कि सिनेरियो डिज़ाइन आपने पूरा करना है कि डेवलप सिनेरियोज डैट रियलिस्टिकली सिमुलेट पोटेंशियल फायर हैजर्ड्स, ऐसा सिनेरियो कायम करना है कि जो कि रियल आग को दिखाए कि यार वाकई में आग लगी, और इमरजेंसी सिचुएशन बनानी है रेलिवेंट टू द वर्क प्लेस और इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड सिनेरियो सच एज फायर्स इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो वो इस तरह की आग बनानी है कि वो ऑफिस में लगी हुई हो, फैक्ट्री वाली आग, या वेयर हाउस मतलब जो गोदाम वाली, या कोई घर वाली आग, इस तरह से आपने इसको डिज़ाइन करना है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन हमारा चैप्टर है। फिर इसके बाद आता है कि पार्टिसिपेट इन सिमुलेटेड फायर सिनेरियोज के अंदर आता है पार्टिसिपेंट रोल्स क्या होने चाहिए। असाइन स्पेसिफिक रोल टू पार्टिसिपेंट्स सच एज फायर फाइटर, मतलब कि वही कि जिस तरह एक ड्रामा होता है तो हर ड्रामे में हर कैरेक्टर का अपना एक रोल होता है, तो इसी तरह के तरीके से जो एक आर्टिफिशियल सिनेरियो एक ड्रामा टाइप का होगा, इसमें हर एक बंदे को तुमने कहना है कि तुमने फायर फाइटर है, तुमने इस चीज़ को देखना है, तुमने इस चीज़ को देखना है, तुमने इस चीज़ को देखना है। कोई इवैक्यूएशन कोऑर्डिनेटर होगा, कोई फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर होगा, तो उसमें कोई कम्युनिकेशन, ठीक है जी, लाइसेंस होगा। दिस अलाउ ईच पार्टिसिपेंट टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस देयर डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग अ फायर इमरजेंसी। इसमें क्या होगा कि आपने हर एक शख्स को उस सिमुलेटेड इन्वायरमेंट आर्टिफिशियली आग के अंदर ट्रेनिंग में हर एक को उसके रोल्स दे दिए होंगे, और वो अपने रोल के मुताबिक वहाँ पर एक्टिंग करेगा। तो उस एक्टिंग से ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता अगर रियल में कोई आग का एक सिनेरियो बनता है तो उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपना रोल। इक्विपमेंट यूज प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन यूजिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, मतलब कि आपने सिर्फ तस्वीरों में उनको फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर ये चीज़ें नहीं दिखानी, बल्कि उनको हाथ में ओरिजिनली इन तमाम चीज़ों को उनको हाथ में थमाने हैं कि ये लो, ये ओरिजिनल ये फायर एक्सटिंग्विशर लो और इसको इस्तेमाल करके देखो। ठीक है जी। फायर ब्लैंकेट्स देने हैं, फर्स्ट एड बॉक्सेस देने हैं, ताकि वो उसको सीखे कि इसको हैंडल कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है इफेक्टिवली। ठीक है जी। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स, स्किल एप्लीकेशन, पार्टिसिपेट अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ फायर डायनेमिक्स, फायर बिहेवियर। ठीक है। और उसके बाद फायर प्रिवेंशन टेक्निक्स, प्रैक्टिकल टेस्टिंग। ठीक है। इसमें वो क्या सीखेंगे स्किल एप्लीकेशंस में, ये सारी चीज़ें, फायर बिहेवियर, फायर प्रिवेंशन टेक्निक और ये सारी चीज़ें।
फिर पार्टिसिपेट इन सिमुलेटेड फायर सिनेरियोज के अंदर आता है कि आपने क्या करना है, सिमुलेटेड सिनेरियोज रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग में आ रहा है कि सिमुलेटेड सिनेरियोज रिक्वायर पार्टिसिपेंट्स टू मेक क्रिटिकल decisions under the pressure. They prioritize actions, delegate tasks and coordinate efforts to effectively. इसमें ये कहा जा रहा है कि जब वो सारी चीज़ें ड्रिल शिल ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो उसमें एक डिसीजन मेकिंग की एक एबिलिटी उनमें पैदा होगी, टीम वर्क उनमें पैदा होगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, मतलब कि हर बंदा खुद अपने उस पर लगा हुआ है, वो वहाँ पर एक डिसाइड करेंगे कि हम चारों ने मिलकर कैसे काम करें टीम वर्क में, ताकि काम बढ़ जाए और सही से हो जाए टीम वर्क, ताकि हर एक को अपना गोल पता हो। ठीक है। और दूसरा है इंगेज इन रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज, इन्हांसिंग डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन। अब ये डिसीजन मेकिंग वाला जो एक रोल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज इमर्स पार्टिसिपेंट्स इन रियलिस्टिक फायर इमरजेंसी सिचुएशंस टू इन्हांस देयर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और टीम वर्क डायनामिक्स। वही चीज़ें कि आपने उनको इंगेज करके उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को मज़ीद जो है ना बेहतर करनी है। सिनेरियो वैरायटी, create diverse scenarios that challenge participants with different types of fire। ऐसा हल्के फुल्के नहीं, इसमें ये कहा जाए कि इसमें आपने डिफरेंट जो है ना सिनेरियोज की वेरिएंट्स रखने हैं, जिनमें उनमें हर डिफरेंट तरह की आग से उनको सामना करना पड़े, चैलेंज हो उनके लिए। ठीक है। असाइंड रोल्स, वही है कि आपने उनको कैसे इंगेज करना है इस एक्सरसाइजेस के अंदर कि हर एक को उनके रोल्स देने, टीम लीडर, कमांडर, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटर, इवैक्यूएशन कोऑर्डिनेटर, फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर, इस तरह से उनसे फिर इस तरह से फिर फीडबैक फॉर्म लेने हैं, इवेल्युएशंस, ताकि उनके आपके इस मशकों में जो है वो थोड़ी सी बेहतरी प्रोवाइड। फिर ऑब्जेक्टिव्स, इस इंगेजिंग और इन रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करनी है। ठीक है, कि पार्टिसिपेंट्स डेवलप लीडरशिप स्किल्स बाय एज्यूमिंग रोल, ताकि वो उसको अपना रोल का पता और एक लीडरशिप की क्वालिटी उनमें पैदा हो और अब अपनी इन क्वालिटी की वजह से बाकी इंसानों को वो बचा सके। ठीक है, वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर सके, स्ट्रेटजी प्लान कर सके। ठीक है, और इमरजेंसी डायरेक्शन को रिस्पॉन्स कर सके। फिर कम्युनिकेशन स्किल है कि उनमें रोल प्लेइंग एक्सरसाइज से क्या होगा कि उनके अंदर क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल पैदा होंगी। वो कैसे कि अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो कैसे अपने मतलब के औसान के ऊपर काबू रखकर कोई फैसला कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, रब्ता कर पाएंगे अपनी बड़ी टीम के साथ। और क्राइसिस मैनेजमेंट के पार्टिसिपेंट लर्न हाउ टू मैनेज अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, वो ये भी सीख पाएंगे इनसे, इन एक्सरसाइजेस से कि मतलब कि अनसर्टन जो है कुछ इस तरह के हैजर्ड्स आ जाते हैं जिनका पता नहीं होता कि यार ये हो भी सकता है ऐसे कि नहीं, तो इस ऐसे अचानक आने वाले खतरात का वो सामना कर पाएंगे। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आते हैं कंडक्ट डीब्रीफिंग सेशंस, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, कि वो बाद में जब वो बैठेंगे उन सेशन के बाद जब वो अपना एक सेशन लेंगे तो उसको कहते हैं डीब्रीफिंग सेशन। वो इसलिए ज़रूरी है कि हाँ वो देखेंगे क्या हमने खोया क्या पाया। तो डीब्रीफिंग सेशन आर एसेंशियल फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड एरिया नीड्स इम्प्रूवमेंट। जब वो दोबारा बैठेंगे अपनी डीब्रीफिंग सेशन करेंगे तो उनको वहाँ पर चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ हमें कहाँ कहाँ हमने देखी कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ कहाँ में जो है ना काम करने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ जो है ना हमें मज़ीद बेहतरी की हमें गुंजाइश है, वहाँ पर इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। और आप जो डीब्रीफिंग सेशंस लेंगे उसमें आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए, मतलब फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड डीब्रीफिंग सेशन यूजिंग आ प्री डिटरमाइंड फ्रेमवर्क और चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट टाइप की इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना आपने मतलब उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लर्निंग से आप जो सीखेंगे। पार्टिसिपेंट फीडबैक फॉर्म, उसमें जो है मतलब बाद में आप बैठकर पार्टिसिपेंट के फीडबैक फॉर्म को रीड आउट करेंगे, उनसे थोड़ी सी इंकरेजिंग जो है ना आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, चीज़ों को इम्प्रूव करने की मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है। एक्शन प्लान के बेस्ड ऑन द डीब्रीफिंग सेशन डिस्कशन डेवलप द, मतलब कि जब आप दोबारा से जो आपने पूरी तरबियत दी और उसके बाद जब आप बैठेंगे डीब्रीफ सेशन लेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट जो अगला लाएमल है उसके बारे में पता चलेगा कि आप क्या करना है, कहाँ कहाँ गैप्स हैं, कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं। दिस में इंक्लूड एडिशनल ट्रेनिंग नीड्स, इक्विपमेंट इन्हांसमेंट्स और प्रोसीजरल
एडजस्टमेंट्स टू इन्हांस इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़, ठीक है। और डीब्रीफिंग सेशन का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, टीम कोहेजन और लर्निंग कल्चर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को बरकरार रखना, ठीक है। वही चीज़ है कि टीम वर्क और लर्निंग कल्चर को बरकरार रखते हुए मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आपने लेनी है। लास्ट में हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक है इसका एनालाइज केस स्टडीज ऑफ रियल लाइफ फायर इंसिडेंट्स, के जो रियल में फायर इंसिडेंट्स हो चुके हैं उसके बारे में जो है ना आपने चीज़ें देखनी है कि उनसे आपने सबक हासिल करना है। रियल लाइफ जो हुई हैं वीडियोस होंगी, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस होंगे, उनको सामने रखकर उन केस स्टडी को हम रखकर पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है उस लिए रियल लाइफ के, कहाँ इनसे गलती हुई थी तो ये आग भड़की उनके उस मतलब वेयर हाउस में, ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग लेसन्स लर्न फ्रॉम द फ्यूचर फॉर फ्यूचर इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब इन केस स्टडी से ये फ़ायदा होगा कि आप उनसे अखज़ कर पाएंगे सबक, ठीक है, उनको पढ़कर कि क्या करना है। केस सिलेक्शन, के सेलेक्ट रेलिवेंट केस स्टडीज दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री बिल्डिंग टाइप, मतलब आपने फायर सेफ्टी पढ़ रहे हैं तो अपने हिसाब से जो है ना आपने उस, अगर आपका कोई वेयर हाउस है तो वेयर हाउस केस स्टडी पकड़े, अगर आपका कोई डेटा सेंटर है तो डेटा सेंटर, सर्वर रूम है तो सर्वर रूम है, केस स्टडीज आपने पकड़ने हैं। रूट काज एनालिसिस, क्या आपने उस केस स्टडीज को पढ़ते हुए आपने जड़ तक पहुंचना कि ये कहाँ पर जो है ना उसकी रूट काज क्या है, ठीक है, जड़ क्या है, ये मसला पेश आया था, ये फायर पर ना इंसिडेंट हुआ था, ये हैजर्ड था, ठीक है, उसके रूट काज तक पहुंचना है। इनसे ये आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी की समझ आएगी कि यार हमने कैसे जो है ना बेहतर करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो इससे भी आप सबक हासिल करेंगे मज़ीद, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आता है लेसन आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्ट की लेसन्स लर्नड, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द केस स्टडीज। इन केस स्टडीज से ये होगा कि आप इनसे सबक हासिल करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या अप्लाई करनी है वो आप सीखेंगे, और प्रिवेंशन मेजर्स को आप सीखेंगे इन केस स्टडीज। दिस इनसाइट्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन देयर फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल। इन केस स्टडीज को पढ़ने से ये होगा कि अपने सिस्टम को मज़ीद, फायर सिस्टम जो एक आपका प्रोटोकॉल सिस्टम है उसको मज़ीद मजबूत से स्ट्रेंथन बनाने की आपको ज़रूरत होगी और आप करेंगे। इम्प्रूव इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। इस फोर्थ से जो आप ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे वो ये हासिल करेंगे कि आप रिस्क के हवाले से ज़्यादा जो है ना आगाही पहुँचाएंगे कि यार इन केस स्टडी मैंने सारी रिस्क एनालिसिस जो है ना मैंने कवर की और उनमें मुझे ये सीखने को मिला, उसके बारे में आपको मज़ीद जानने की, मज़ीद आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और जो चीज़ें आपको समझ आई हैं वो आगे फिर आप उसकी अवेयरनेस फैलाएंगे कि यार ये भी चीज़ इस तरह से हैज़र्ड हो सकती है, ये सारी चीज़ें आप रिस्क अवेयरनेस के हवाले से करेंगे। फिर वही कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है उसके हवाले से केस स्टडीज़ पढ़ने के बाद, इंसाइट्स गेन फ्रॉम द रियल लाइफ केस स्टडीज़ इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, कि आप फिर केस स्टडीज़ पढ़ने के बाद जब उसकी अवेयरनेस फैलाएंगे तो उस हवाले से फिर आपकी प्लानिंग डिफरेंट होगी। कंटिन्यूस लर्निंग, फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यू लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट बाय शेयरिंग केस स्टडीज फाइंडिंग फैसिलिटेटिंग, वही चीज़ें कि आपने अपनी टीम के साथ जो है ना इसकी मज़ीद ड्रिलिंग और जो केस स्टडी पढ़ेंगे तो उस हवाले से नई इम्प्रूवमेंट आपके सामने आएगी, नई केस स्टडी आएगी, नई लर्निंग टेक्निक्स आपके सामने आएंगे तो आगे आप डिलीवर करेंगे उसको। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो सेकंड लास्ट स्लाइड है कि बाय एक्टिवली participating in simulated fire scenarios, engaging और रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं नीचे, रिस्पॉन्स टाइम, इमरजेंसी, ये वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने वाली ये आपने एक्टिवली बेसिस के ऊपर आपने करनी है। और ये लास्ट स्लाइड पे हमारे पास आता है सिटीक्वल ABU के लिमिटेड, जिनके तवसत से जो है ना इस ताज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आपने ये कोर्स आपको पढ़ाया, ठीक है। तो इनका भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर ये जो इस फायर सेफ्टी के जो 8 लेसन्स थे आपने इसको कवर किया, ठीक है। ये जितने भी लेसन्स हैं अभी दो तो साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोगों ने ऐसा करना है टेस्ट के हवाले से कि 2 से 3 दिन आपको दिए जाते हैं टेस्ट के,
मतलब आज तारीख है 26, ठीक है, तो 27, 28, 29, 30 को हम आपका मतलब कि पेपर रखेंगे, ठीक है। 30 तारीख को आपका पेपर है, ये 31 का महीना है, तो 30 जुलाई को आपका पेपर रखेंगे। 30 जुलाई को दिन बन रहा है बुध का, ठीक है, बुध का दिन होगा। और 3 दिन है आपके पास। जो वीडियोस अपलोड हो रही है ना यहाँ पर प्लेलिस्ट, आप ये मिस्टर सलमान ताज वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, मिस्टर सलमान ताज फायर सेफ्टी, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी इसमें कौन कौन सी, हमने यूनिट नंबर 4 की जानी पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या है कि इसमें इसकी प्लेलिस्ट खोलिएगा तो क्लास 1 अपलोड होगी, क्लास 2 भी और क्लास 3 भी, ठीक है। तो क्लास 3 से आगे सारा यूनिट नंबर 4 आई थिंक इस 5 तक पढ़ाया गया सारा इसमें, ठीक है। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं इसको पढ़ते जाएं, इसको लाइक कमेंट शमेंट किया करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। और आपके जो दोस्त अहबाब है उनसे भी करवाएं, सबसे उनसे भी कहें कि कोर्स सीखें। और यहाँ से आप लोग इन्हीं नोट्स को देखें, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेकर करते हैं, जैसे ही आपके जैसे आसानी हो उसकी रिवीजन करें। जितना भी शुरू से लेकर हमने इस कोर्स को पढ़ा है, इन क्लासेस को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ाकर आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ इन नोट्स को भी पढ़ें, नोट्स अपने भी एक बनाएं, जहाँ जहाँ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस है उसको नोट डाउन कर लें, रजिस्टर्स के अंदर शॉर्ट फार्मूले हैं वो, और एब्रीविएशंस है उनको नोट डाउन कर लें। तो 3 दिन है आपके पास, 27, 28 और 29, 26 है, 27, 28, 29, 3 दिन है आपके पास। संडे बुध को आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव है सारे का सारा, ठीक है। ओपन बुक पेपर है, और करनी आपने तैयारी है अच्छे से। और ओपन बुक वो फिर आपने ये नहीं करना कि आप गूगल कर लें और ये फिर वो अपने साथ ही जो है आपने धोखे ही करना है। तो ये है कि कुछ सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा आपको, मगर सर्टिफिकेशन के साथ खुद भी कुछ आता हो तो फिर बेहतरीन है। तो जब आप पेपर देंगे, पेपर इस तरह का होगा कि हम आपको देंगे और वो आपने MS वर्ड के फाइल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको देंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में। उसमें आपने बस जस्ट मार्क करनी है चीज़, ठीक है, उसको जैसे भी आपको आसानी हो। तो बेशक आप उसके प्रिंट निकाल लें, पेंसिल से मार्क कर लें, फिर उसकी PDF बना लें, ग्रुप में शेयर करें। तो वो एट द एंड ऑफ जब इंशाल्लाह उस जब दिन पेपर होगा मैं आपको समझा दूंगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। जो भी पेपर आपको दिया जाएगा वो सारा का सारा पहले से लिखा हुआ होगा, बस आपने उसका आंसर जो है, मिसाल ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऐसे आपने मार्क कर देना है, ऐसे इस तरह दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है। तो इस तरह से पेपर आपने सॉल्व करना है। या फिर वो पूरी पूरी जो फाइल है ना, पूरी फाइल, वो जो फाइल है उस फाइल के अंदर जितने भी पेजेस होंगे उसके प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकाल कर उसको उसके मार्कर से उसके ऊपर फेर लें, लिख लें, फिर दोबारा तस्वीरें ले लें, दोबारा PDF बनाकर हमें ग्रुप में शेयर करें। तो 100 मार्क्स में से आपने 75% लेने हैं, 75 से एक नंबर कम फेल। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, ठीक है। 3 क्लासेस हमने कर ले ली, उसमें 8 यूनिट्स पढ़े, 8 के 8 यूनिट्स इंशाल्लाह आपको हमारे YouTube की इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। और ये आपने सुनने हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन भी आ जाएगी, रिजल्ट भी। और जब आप पेपर दे दें, रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है, और रिज़ल्ट के बाद फिर इंशाल्लाह हम आपको फीडबैक फॉर्म है आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपने फिल करना है, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी इस दौरान कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे पर्सनली जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं, तैयारी के हवाले से या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी चिल हो गए, 3 दिन है, इतवार पीर मंगल, तैयारी कर लें अच्छी से। कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लीजिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे। और बाकी ये क्लासेस अपलोडेड है हमारे इस चैनल के ऊपर, जाएं ताज इंस्टीट्यूट ऑफ HSC लिखें यूट्यूब में और आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मिस्टर सलमान ताज ICT क्विल फायर सेफ्टी वाली प्लेलिस्ट, इसके अंदर आपको सीक्वेंस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये वीडियोस मिलेंगी। बाकी बाकी भी प्लेलिस्टें पड़ी हुई हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अहमद असलम, कामरान, मलिक शुएब, मेहरबान शाह, सिकंदर अब्बासी, आप साथ के साथ माशाल्लाह ग्रुप में अवेलेबल थे, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। कि फायर सेफ्टी का कोर्स हमारा यहीं ख़त्म होता है इंशाल्लाह। तो बाकी राब्ते में रहिएगा हमारे साथ व्हाट्सएप पे।
ठीक है, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके साथ जुड़ जाएं। बाकी हमारे मैक्सिमम जितने भी पेजेस हैं उन तमाम के लिंक्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तमाम के साथ लिंक हो जाए ताकि हमारा आपका राब्ता कायम रहे इंशाल्लाह। किसी भी हवाले से, आईटी के हवाले से या सेफ्टी के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, मालूमात लेनी हो, हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब का एक ये चैनल भी है और एक दूसरा चैनल भी है ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से। तो इन दोनों चैनल्स के साथ आप लिंक हो जाए। वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज इसके ऊपर, ठीक है, पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें तो आप खुद करें, अपने बच्चों से करवाएं, अपनी फैमिली में आगे शेयर करें ताकि फ्री में आ सकें। और जब डिप्लोमे की ज़रूरत हो तो आप हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो आपसे मिलकर, क्लासेस लेकर, ठीक है, अच्छा लगा। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी मोड़ इंशाल्लाह। बाकी कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी कोर्स लेंथी था तो इसलिए 3 दिन में थोड़ा तेज़ करवाना पड़ा। ठीक है इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। बाकी कोई 6-7 मिनट है मेरे ख्याल से, अगर कोई क्वेश्चन है, 9 मिनट है हमारे पास तो आप लोग कर सकते हैं। सर जो आपने सर्टिफिकेट हमें मिलेगा इसके बेस पे हम रेस्क्यू 1122 में फायर सेफ्टी की इंटर्नशिप कर सकते हैं या हमें रख सकते हैं कोई कि नहीं? ये आप अपनी सीवी के अंदर तो ऐड कर सकते हैं ना। बाकी फायर सेफ्टी के अंदर सर्टिफिकेशन पूरे इसके अंदर ना 6 महीनों के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं टेक्नीशियंस के, जो फायर सेफ्टी के अंदर होते हैं ना, तो इसका टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं काफ़ी। ये टेक्नीशियन कोर्स तो नहीं किया आपने ये, और थ्योरेटिकली आपने सर्टिफिकेशन की है 3 दिनों की, इसको सर्टिफिकेशन कोर्स कहते हैं। आप सीवी के अंदर ऐड करके वहाँ पर इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, मगर जॉब के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको एलिजिबल करेंगे, क्योंकि प्रॉपर उसके लिए कोई डिग्री और टेक्नीशियन पूरा एक डिप्लोमा और कोर्स होना चाहिए। जिस तरह नहीं होता पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या वो इस तरह के बड़े टेक्नीशियन कोर्सेज होते हैं फायर सेफ्टी। तो सर आप मुझे कोई इंस्टीट्यूट बता दें जहाँ से मैंने बोश, कोशा और आयोश करना है ताकि मैं तीनों कोर्स एक ही जगह से कर लूँ। ट्रेन में 2-3 है, एक कैनमोस है और एक मैनसोल है और एक IAS सास है। इनका मुझे बता दें आप, अगर आपको थोड़ा सा है कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है इनमें। ठीक है, इसकी डिटेल्स में ना, अपडेटेड डिटेल्स में टीम के साथ, टीम से पूछ के मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, ये पर्सनली मुझसे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पर बता दूँगा। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नेबोश तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा बैन हो गया ना सर उसकी क्या रीजन है सर? यार। उसकी रीज़न ये है सिंपल कि नेबोश की पॉलिसी थोड़ी सी टफ है। अब वो मतलब कि पाकिस्तानियों ने यहाँ से जो नेबोश के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं तो वो बाप का नाम या बाप की आइडेंटिटी वालिद साहब की किसी और की और स्टूडेंट किसी और का, तो वो इस तरह से सर्टिफिकेट बना देते हैं। मतलब एक नाम पर मल्टीपल, मतलब एक वालिद साहब के नाम पर ना मल्टीपल सर्टिफिकेट जितने इशू किए हैं, इतने इशू किए हैं, और वो गए हैं सऊदी अरब और कोई कतर तो कोई कहाँ कोई कहाँ। तो अब वो मसला ये है कि जब वो आपका नाम इंटर करते हैं ना, नेबोश ने अब ये कानून सख्त किया हुआ है कि वो जितने भी अपने पोर्टल पे एंट्रियाँ हुई हुई हैं उनको वेरीफाई करें। तो वेरिफिकेशन में वो जब आपका नाम डालेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर वो पूरा आईडी कार्ड नंबर और फिर वालिद साहब का नाम भी आएगा। तो नेबोश के सर्टिफिकेट पर कोई और वालिद साहब है और आईडी कार्ड पर कोई और वालिद साहब, तो ये सीन। सर सर मैंने वो जो 10 टेस्ट पर से करवा देते हैं, समय लगी सर आपकी। सर वैसे आगे क्या स्कोप है ये फ्रेशर्स के लिए, जो बंदा नया नया ये फ्रेश कोर्स कर रहा है, निपोश आयोश वोशा, इसकी जॉब मिल जाती है सऊदीया में या फिर क्या सीन है इनका? बताते गाइड करते थोड़ा सा। जी बिल्कुल मिलती है, नेबोश की, आयोश की। अभी हमारे यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से भी कोर्स करके लड़के, बल्कि मेरा कज़न अभी जा रहा है सेफ्टी में, रिगर सेफ्टी में जा रहा है। उसने कोर्सेज किए हैं हमारे KBK में, पेशावर में जाकर किए। तो अच्छा ये है कि रेफरेंस हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
आपका रेफरेंस बेस्ड काम हो जाए तो बेहतर है। बाकी इसके अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती हैं नेबोश के हवाले से। मेन चीज़ ये है कि आपने जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस और ये सारी चीज़ें जो ना CV वर्क वीज़ा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंटेशन खास तौर पर। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। बाकी जो आप कोर्स करें तो वो अच्छा करें। आयोश है तो उसके पूरे स्टेप्स हैं ना, आयोश है, ओशा है एंड नेबोश है। अब नेबोश के लेवल का प्रोक्वेल आया है, NVQ लेवल 6, ठीक है। अब पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग नेबोश करा रहे हैं, मगर उसमें हर कोई करा रहा है, मगर इसमें फिर थोड़ा सा परखना होगा कि कौन ठीक और कौन मतलब आपके साथ ना 2 नंबरी कर रहे हैं। तो वो ले तो बना तो लेंगे 2.5-3 लाख में, तो मगर मसला आपके लिए वेरिफिकेशन होगी नहीं तो। सर यही तो मैंने आपसे पूछना था कि आप मुझे बता दीजिएगा कौन से इंस्टीट्यूट ना, क्योंकि आप तो इस फील्ड से रिलेटेड है ना, तो ठीक है काइंडली इंशाल्लाह, फिर मुझे, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर देता हूँ ना, तो फिर आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है इंशाल्लाह, लाज़िम बताएंगे। ठीक है जी जनाब, बहुत शुक्रिया आप तमाम का। आप लोगों ने टाइम निकाल कर तीनों दिन अटेंडेंस अपनी कंफर्म कराई। बाकी इंशाल्लाह हम आपके पेपर वर्किंग के ऊपर काम करेंगे। बाकी अपलोडिंग तो चलती रहेगी, आप बस इस चैनल को जो है ना साथ साथ एक्टिवली चेक कीजिए, करते रहिएगा, ठीक है जी। और आज से ही या कल से अपना एक स्केड्यूल बना लें काम के, जिससे फरागत हो तो आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर लें। बाकी इंशाल्लाह मैं 30 तारीख को आपको पेपर आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, और फिर आप लोगों ने हमें पर्सनली जिस तरह भी हो वो तरीका बता देंगे कि कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, सलाम।